सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के सारे एमसीक्यूज करेंगे जो नीट में आए हुए थे राइट फ्रॉम 2013 टू 2020। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, अच्छा, और ये हमारा आखिरी चैप्टर होगा बिकॉज बाकी सारे चैप्टर्स के नीट के सॉल्यूशंस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो लेट अस स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज a wire loop is rotated in magnetic field, the frequency of change of direction of the induced EMF is। मतलब एक लूप है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है। व्हाट इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हम सब जानते हैं कि द वे वी जनरेट ईएमएफ बनाते कैसे हैं, एसी ईएमएफ इनफैक्ट कैसे बनाते हैं। देखो, हमको अगर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बनाना है तो हमको एक कॉइल लेना है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना है, और जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट होगा वो कुछ इस तरह का हो सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि दिस इज हाउ द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ विल लुक लाइक। ओके, और ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अगर किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया जाए, या अगर आप इसके एक साइकिल को देखो तो इसमें डायरेक्शन ऑफ द वोल्टेज चेंजेस 2 टाइम्स। इन अदर वर्ड्स, मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज करवाने में हेल्प करवाऊंगा। लाइक आई विल शो यू अ डायग्राम, और इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जब कॉइल एक बार घूमेगा तो करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा 2 बार। एक बार करंट क्लॉकवाइज घूमेगा और एक बार करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो हम कह सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डबल और 2 टाइम्स। ओके, when the wire loop is rotated once, मतलब अगर वायर लूप एक बार घूमेगा तो करंट का डायरेक्शन या ईएमएफ का डायरेक्शन 2 बार चेंज होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रांसफॉर्मर हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 90%, तो 90% एफिशिएंसी है जिसको मैं ईटा लिखूंगा। दिस इज द नोटेशन विच आई यूज फॉर एफिशिएंसी। और उस 90% को जब हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 90/100, दैट इज 0.9। इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट। वर्किंग ऑन 200 वोल्ट मतलब ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज है या ये वोल्टेज इन प्राइमरी है या ईपी। ईपी इज वोल्टेज इन द प्राइमरी, ईएमएफ इन द प्राइमरी। एंड 3 किलोवाट पावर सप्लाई, मतलब ये हमारा इनपुट में जो भी पावर है पी इन दिया हुआ है। तो वी नो 3 थिंग्स कि एक तो एफिशिएंसी 90% है, प्राइमरी ईएमएफ जो है वो 200 वोल्ट है, और प्राइमरी में जो हमको पावर है वो 3 किलोवाट है। 3 किलोवाट को ऑफकोर्स वॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। इफ द करंट इन द सेकेंडरी 6 एम्पियर, दैट मीन्स करंट इन द सेकेंडरी मतलब IS दिया हुआ है, IS का वैल्यू है 6 एम्पियर। द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी मतलब ES पूछा हुआ है, एंड द करंट इन द प्राइमरी दैट इज IP। तो एक बार मैं डेटा लिख देता हूँ अच्छे से। तो ये हमारा डेटा है, यू कैन सी द डेटा एफिशिएंसी 90%, EP 200, इनपुट पावर को मैंने वॉट में कन्वर्ट कर लिया है, सेकेंडरी करंट दिया हुआ था 6 एम्पियर, और ईएमएफ इन द सेकेंडरी भी दिया हुआ है, पूछा हुआ है, और पी इन पूछा हुआ है, राइट। तो लेट अस गो अहेड। देखो, पहले तो पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पावर इज इक्वल टू VI या EI, तो पावर इनपुट विल बी इक्वल टू EP/IP। ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है कि इनपुट पावर इज इक्वल टू EP/IP। तो मैं वो लिख देता हूँ पहले, राइट। तो इनपुट पावर का फॉर्मूला होगा EP/IP। हमको EP पता है, हमको पी इन भी पता है, तो हम IP निकाल लेंगे तो हमारा IP आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ IP, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमको पूछा गया कि व्हाट इज द EMF इन द सेकेंडरी। तो अब हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखो, एक बात आप याद रखना, बच्चे गलती करते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम गलती करो। ऐसे बच्चे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ES/EP इज इक्वल टू IP/IS। गलत है ये फॉर्मूला सिर्फ तब करेक्ट है अगर ये ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो, और आइडियल ट्रांसफार्मर तो ये तब होता जब इसकी एफिशिएंसी होती 100%। ये इस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% नहीं है, तो ES/EP इक्वल टू IP/IS वाला फॉर्मूला यहाँ वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी की फॉर्मूला लगा लेते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट, ES/IS आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, राइट, या ES/IS अपॉन EP/IP इंटू 100, या ES/IS अपॉन EP/IP P इन होता है तो इंटू 100। ये एफिशिएंसी की फॉर्मूला में 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना बिकॉज मैं परसेंटेज में नहीं लिख रहा हूँ आंसर, ओके। क्योंकि मुझे तो एफिशिएंसी पता था 0.9, मैं उसको नंबर में कन्वर्ट कर चुका हूँ, तो अब 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर मैं उसको 90 लेता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता। तो बस इसको सॉल्व कर लो और आपको आंसर आ जाएगा, और ES का आंसर आएगा 450 वोल्ट। So let us move on to the third question. The third question is, a
thin semicircular conducting ring of radius r is falling with its plane vertical in a horizontal magnetic field B as shown in the figure. The potential difference developed across the ring when its speed is v is okay, speed उसका v है. तो देखो इस सम को आप करोगे कैसे, एकदम ध्यान से सुनना, काफ़ी लोगों को तो पता भी होगा कैसे करते हैं, बट द करेक्ट वे इज दैट, सी we know that formula for EMF induced in a conductor is E equal to BLV, ठीक है, लेकिन वो एक कंडक्टर के लिए फॉर्मूला है और ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है. तो आपको करना ये है कि कभी भी इस टाइप का सम है जहाँ पे एक इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर दिया हो, जैसे कि कोई आर्क दिया हो या कोई सर्कल दिया हो, तो आपको उसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए. तो मैं ये P और R को ज्वाइन करूँगा और फिर जो भी लेंथ मुझे मिलेगा उसे मैं स्ट्रेट कंडक्टर मान लूँगा. तो सिचुएशन विल चेंज लाइक दिस. तो सबसे पहले मैं P और R, आप देखो P और R को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है. तो ये मुझे एक ब्लू कलर का कंडक्टर मिला और अब इसी कंडक्टर को आप जो भी इसका लेंथ होगा उसी को आप L मान लोगे. तो इसका लेंथ शायद 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा और ये नीचे गिर रहा था पूरा लूप, मतलब दिस कंडक्टर इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ दैट लूप. मतलब जो EMF उस लूप में इंड्यूस होने वाला था वही EMF इस कंडक्टर में भी इंड्यूस होगा. ये एक शॉर्टकट है और ये शायद सारे बच्चे जानते होंगे. तो वेन एवर यू हैव एन इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर, ओके, लाइक एन आर्क और लाइक अ लूप, यू हैव टू जॉइन द एंड पॉइंट्स. तो अब एंड पॉइंट्स ज्वाइन करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा और आपको उसी को कंडक्टर मान के सॉल्व करना है सम. तो ये अब एक कंडक्टर का सम हो गया जिसका लेंथ 2r है, ओके, और उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ v है. ओके, सो डेफिनेटली नाउ इट इज़ वेरी इजी. तो इसमें EMF कितना इंड्यूस्ड होगा, EMF इंड्यूस्ड का फॉर्मूला तो हम जानते हैं BLV. B तो B ही बोला है, ओके, लेंथ 2r है और वेलोसिटी v है, तो 2RBV यही आंसर आना चाहिए, ठीक है. तो आई एम राइटिंग दिस, द अबव सिचुएशन इज इक्विवेलेंट टू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 2r, ओके, फॉलिंग डाउन विद अ वेलोसिटी v. वेलोसिटी v से ये नीचे की तरफ जा रहा है, ओके. तो EMF इंड्यूस्ड का फॉर्मूला हम जानते थे, BLV, L के जगह पे 2R लिख लिया. अच्छा, और यहाँ पे V और B के बीच में देखो, V y एक्सिस पे है और मैग्नेटिक इंडक्शन नेगेटिव Z अंदर की तरफ है, राइट. तो दोनों के बीच में एंगल 90 है. अगर एंगल 90 नहीं होता तो फॉर्मूला होता BLV sin 90 या sin थीटा, जो भी एंगल होता है, राइट. यहाँ पे तो एंगल 90 है तो BLV आएगा और L के जगह 2R. अब हमको ये देखना है कि कौन सा वाला एंड हायर पोटेंशियल पे है. तो आपको करना क्या है, यू हैव टू कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम V टू B, वेलोसिटी से इंडक्शन की तरफ. अब वेलोसिटी नेगेटिव x एक्सिस पे है और इंडक्शन तुम्हारा नेगेटिव Z एक्सिस पे है. तो अगर आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स, चारों फिंगर्स को कर्ल करोगे फ्रॉम नेगेटिव y एक्सिस टू नेगेटिव z एक्सिस, तो तुम्हारा थंब पॉइंट करेगा r की तरफ. और क्योंकि अगर तुम्हारा थंब r की तरफ पॉइंट कर रहा है तो r पॉजिटिव होगा. आपको ये याद रख के चलना है हमेशा. दैट मीन्स हमेशा आपको फिंगर्स v से b की तरफ, वेलोसिटी से इंडक्शन की तरफ कर्ल करना है और जिस भी कंडक्टर के एंड की तरफ आपका थंब पॉइंट करेगा वो पॉजिटिव है. तो ऐसा आप इस केस में करोगे तो थंब पॉइंट करेगा r की तरफ, तो r विल बी एट अ हायर पोटेंशियल. तो ये आपको याद रखना है. दिस इज बाय राइट हैंड रूल, right? So V cross B is pointing towards R, so therefore R is at a higher potential. Now let's move on to question number 4. Question number 4 is very interesting और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है इसमें. A conducting square frame of side A, तो ये एक स्क्वायर है and a long straight wire current I, long straight wire carrying current I आर लोकेटेड इन द सेम प्लेन एज शोन इन द फिगर. तो आप देख सकते हो एक वायर है और एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, करेक्ट. द फ्रेम मूव्स टू द राइट, द फ्रेम मूव्स टू द राइट विद अ वेलोसिटी v, मतलब फ्रेम तो चल रहा है वेलोसिटी v से राइट की तरफ. द EMF इंड्यूस्ड इन द फ्रेम विल बी प्रोपोर्शनल टू. तो एक काम करता हूँ, पहले मैं वो जो रेक्टेंगुलर जो स्क्वायर फ्रेम है उसको मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है. तो उस फ्रेम को नाम दे दिया मैंने ABCD. अब आप इसको एक सिंगल फ्रेम ना मानते हुए 4 कंडक्टर मान के करो तो आपका काम हो जाएगा. तो अगर वो 4 कंडक्टर है तो एक कंडक्टर जो AC और BD है उनकी लेंथ वेलोसिटी को पैरेलल है. मतलब कंडक्टर चल रहा है राइट की तरफ और AC और BD दोनों पैरेलल है वेलोसिटी को. कभी भी L, B और V, लेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन और वेलोसिटी में कोई भी दो चीज पैरेलल होगा तो कंडक्टर में EMF इंड्यूस नहीं होता. EMF इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज 0 इफ B, L और V आर पैरेलल टू ईच अदर. मैग्नेटिक इंडक्शन, वेलोसिटी और लेंथ, अगर इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल होगा तो EMF इंड्यूस 0 होगा. तो ये तो आप पहले जान लो कि AC और BD में EMF इंड्यूस
नहीं होगा, इनको छोड़ दो। अब ईएमएफ इंड्यूस किस में होगा, ए बी और सी डी में, बराबर है। और ए बी और सी डी किसके मैग्नेटिक फील्ड में लाई करते हैं, वो स्ट्रेट कंडक्टर में जो करंट जा रहा है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में ए बी और सी डी लाई करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, ना, क्योंकि ए बी कंडक्टर के ज़्यादा पास है और सी डी दूर है थोड़ा, ओके। तो सी डी पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो अलग होगी, और ए बी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो अलग होगी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, म्यू नॉट अपॉन 4π2I बाई डिस्टेंस, म्यू नॉट अपॉन 4π2I बाई आर, आर मतलब डिस्टेंस। अब ए बी कितना दूर है, x माइनस ए, और सी डी कितना दूर है, सॉरी ए डी कितना, ए बी कितना दूर है, x माइनस ए बाई 2, ओके। तो आप देख लेना कि ए बी कितना दूर है, x माइनस ए बाई 2, तो r के जगह पे x माइनस ए बाई 2 आया, उसको सॉल्व कर लिया मैंने, आप देख लेना। और सी डी कितना दूर है, सी डी का डिस्टेंस है x प्लस ए बाई 2, तो उसका भी मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लिया। सो मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन ए बी एंड सी डी इज नॉट सेम, द रीज़न इज बिकॉज ए बी वायर के पास है और सी डी वायर से दूर है, इसलिए दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं होगा। ए बी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी और सी डी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। हाँ, दोनों का डायरेक्शन इनवर्ड्स होगा, बिकॉज बाय राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या होता है, आप कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ लो, जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसको अपने हाथ में पकड़ लो और कर्ल द फिंगर्स, तो कर्ल्ड फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। और अगर पहले तो आपको वायर को हाथ में पकड़ लेना है और थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कर्ल्ड फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप ऐसा करोगे तो ए बी पे सी डी पे दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा इनवर्ड्स, तो वो भी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड्स है। तो अब सिचुएशन ऐसा था कि 4 कंडक्टर थे, उसमें से 2 चले गए और 2 बच गए, ए बी और सी डी, और दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता है और ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला भी पता है। ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है BLV, और दोनों का लेंथ सेम है, ए है दोनों का लेंथ, तो BAV आएगा, ठीक है। तो बी दोनों का अलग अलग होगा, तो एक पे B1AV, एक पे B2AV, और सब्ट्रैक्ट होगा। अब सब्ट्रैक्ट क्यों होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ओके। तो ये जो कंडक्टर है ए बी, इस पे अगर आप राइट हैंड रूल यूज़ करोगे या V क्रॉस B करोगे, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था, तो आपको पता चला कि ए वाला एंड पॉजिटिव है और बी वाला एंड नेगेटिव है। तो उस तरह से ये एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है और मैंने उसके ईएमएफ को लिख दिया E1। सिमिलरली सीडी में भी ऐसा ही होगा क्योंकि उसका भी वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, सेम एज ए बी है। तो 2 बैटरी जैसे हो गए और दोनों का ईएमएफ उल्टा है। देखो दोनों ऐसे अरेंज हुए हैं कि दे विल कैंसल ईच अदर, सो नेट ईएमएफ विल बी द सबट्रैक्शन, ओके, B1AV माइनस B2AV। अब B1 B2 का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर लो, सॉल्व कर लो, तो आपको रिलेशन आ जाएगा। देखो रिलेशन आएगा ये EMF net is inversely proportional to 2x minus a into 2x plus a, that is option number 2, right? So question number 5 में क्या दिया है देखो, a uniform magnetic field is restricted within a region of radius r। तो एक छोटे से रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, एंड वो रीजन को मैंने शेडेड दिखाया। अगर आप देखो तो इसमें वो रीजन शेडेड दिखाई दे रहा है, राइट। सो देर इज़ अ स्मॉल रीजन इन विच देर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट रीजन इज बीइंग शेडेड इन दिस डायग्राम, एंड द मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है एट अ रेट ऑफ dB/dt। क्वेश्चन है लूप 1 रेडियस r ग्रेटर देन r, तो लूप 1 आपको दिखाई दे रहा है वो, और लूप 2 है जो अलग लूप है, जो जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है। तो 2 लूप है, एक लूप 1 है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो एक छोटा सा सर्कल है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और एक लूप 2 है जो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, करेक्ट। पूछा है कि EMF जनरेटेड इज, तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। EMF जनरेटेड का फॉर्मूला हम जानते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF जनरेटेड इज व्हाट, E इक्वल टू d∅/dt। E इक्वल टू d∅/dt इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF जनरेटेड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ EMF जनरेटेड इज गिवन बाय द फॉर्मूला E इज इक्वल टू d∅/dt।
फाई क्या होता है, देखो डी फाई बाई डी टी मतलब हम लिख सकते हैं फाई को ए बी लिख सकते हैं, बट क्या होता है कि ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला है एक्चुअली, और एन ए बी कॉस थीटा टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके, बट नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 1 है, और ऊपर से कैसा है कि एरिया द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैं कॉइल 1 की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप रीजन 1 को देखो तो प्लेन ऑफ द रीजन 1 इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा 0 आएगा तो कॉस थीटा 1, तो अल्टीमेटली मैं फाई को ए बी ही लिखूंगा सिर्फ, ठीक है। अच्छा, और उसमें भी मैं क्या, अच्छा मैं यहाँ पे साइन भी कंसिडर करूंगा, ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, बिकॉज माइनस में ऑप्शन में माइनस है तो मुझे कंसिडर करना चाहिए। आफ्टर दैट अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सा वो एरिया है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि रीजन आर में रेडियस रीजन आर देयर इज अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ वो सर्कल में होगा जिसका रेडियस आर है, तो हम लोग एरिया में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ दैट सर्कल विच कंटेन्स द मैग्नेटिक फील्ड, या पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो ईएमएफ इन लूप 1 है, और ईएमएफ इन लूप 2 विल बी 0 बिकॉज लूप 2 में कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रहा, ओके वो तो मैग्नेटिक फील्ड से काफ़ी दूर है, वो तो अलग है, राइट, इट इज़ नॉट एनक्लोजिंग एनी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए लूप 1 में तो मैग्नेटिक फील्ड होगा लेकिन लूप 2 में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भले देखने में काफ़ी ईजी लगता होगा बट ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो आपको एरिया में याद रखना सिर्फ उसी पार्ट का एरिया लिखना है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, पूरा एरिया मत लिख देना कि पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर, पूरे लूप का एरिया नहीं आएगा, उसमें सिर्फ वही रीजन आएगा, उसी रीजन का रेडियस आएगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, राइट। दिस इज हाउ you can solve question number 5. Now let us move on to question number 6. So मैंने लिख दिया EMF in loop 2 0 है, ओके क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। अब लूप हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। Figure shows a circuit that contains 3 identical resistors with resistance 9 ohm each, मतलब हर एक resistance 9 ohm है, 2 identical inductors 2 millihenry each and ideal battery with EMF equal to 18 volt. The current through the batteries just after the switch is closed, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, just after the switch is closed मतलब at t equal to 0 या just at the beginning, उनको बस शुरुआत में करंट चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट कि just when the switch is closed या at t equal to 0 your inductor will act as a open circuit, inductor will offer infinite resistance, मतलब इंडक्टर करंट को जाने ही नहीं देगा। तो इंडक्टर के जगह पे ना मैं क्या करूंगा, जब भी ऐसा सिचुएशन है इंडक्टर के जगह पे मैं एक गैप बना दूंगा, ओके, एक गैप की वो करंट को जाने ही नहीं देगा। और कैपेसिटर विल एक्ट एज अ शॉर्ट मतलब वहां पे कैपेसिटर के जगह में मैं सिर्फ एक पतला सा वायर बना दूंगा, मतलब कैपेसिटर विल ऑफर 0 रेजिस्टेंस। तो ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पता है वो तो आसानी से इस सम को कर लेगा, अदरवाइज ये सम करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं फिर आपको एक बार बता देता हूँ, एट t इक्वल टू 0 द मोमेंट द स्विच इज क्लोज्ड इंडक्टर विल ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, कैपेसिटर विल एक्ट एज अ शॉर्ट मतलब उसकी रेजिस्टेंस होगी 0, और लॉन्ग टाइम, ऐसे बोला लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, तो इसका उल्टा मतलब फिर कैपेसिटर विल एक्ट एज अ विल शो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर विल डू व्हाट, इंडक्टर विल ऑफर 0 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये इस कॉन्सेप्ट, अभी हम लोग को तो फिलहाल t इक्वल टू 0 पे देखना है स्टार्टिंग में, तो इंडक्टर को मैं निकाल कर फेंक देता हूँ पहले, तो आप याद रखना उसमें से करंट फ्लो नहीं होने वाला है, और कैपेसिटर के जगह पे बस एक लाइन बना दूंगा। तो मैं डायग्राम रीड्रॉ कर देता हूँ, ये मैंने लिख दिया है कि जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0 द इंडक्टर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर विल ऑफर 0 रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो मैंने डायग्राम को रीड्रॉ किया, अब जब मैंने डायग्राम को रीड्रॉ किया तो इंडक्टर को निकाल कर फेंक दिया मैंने, और कैपेसिटर के जगह पे जस्ट एक वायर बना दिया। तो एक और रेजिस्टर है जिसमें से इंडक्टर निकल गया है, वहाँ पे तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो इस डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं फिर से, तो इस तरह से दिखेगा, R और R पैरेलल में, तो R/2 हो गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो करंट कितना फ्लो होगा, E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज E डिवाइडेड बाय R/2 या 2E/R, ठीक है। E भी जानते हो, R भी जानते हो, सब्सटीट्यूट कर दो, आगे आंसर, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, और ये एक अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, आपको पता होना चाहिए। नाउ वी मूव ऑन टू 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर इज 25 मिली जूल, मतलब एनर्जी दिया हुआ है 25 मिली जूल, व्हेन द करंट इन द इंडक्टर इज 60 मिली एम्पियर, I भी दिया है, तो E दिया है, I दिया है, द
इंडक्टेंस, द इंडक्टर इज ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस मतलब एल पूछा। अब इससे इजी क्वेश्चन तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। आपको ई दे दिया, आपको आई दे दिया और आपको एल पूछा। डायरेक्ट फॉर्मूला है, पहले तो मैं डेटा लिख लेता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला ई इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। इसमें क्या सिखा दूँ आपको, राइट। अच्छा, उसमें भी इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यूनिट्स आप कन्वर्ट कर लेना, मिली जूल को जूल में और मिली एम्पियर को एम्पियर में, तो ही करेक्ट आंसर आएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो शायद आपका आंसर आएगा एल इक्वल टू 13.89 हेनरी। तो क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी था। ओके, अब इतना तो मतलब आप कर ही सकते हो कैलकुलेशन, 18 का टेबल बस आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट अस सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8। 800 टर्न कॉइल ऑफ एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर। तो मुझे ए दिया हुआ है, केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर एरिया मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है तो थीटा 0 होता है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है। व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 इन 0.1 सेकेंड द ईएमएफ इज। बड़ा इजी सम है। ओके, पहले डेटा लिख लेते हैं। सो दिस इज द डेटा। ओके, ये डेटा दिया हुआ था हमको। अब देखो इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, NAB, ठीक है, क्योंकि थीटा 0, याद रखना प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर था। और बाद में थीटा कितना होगा, बाद में थीटा होगा NAB cos 90। NAB cos 90 तो 0 होता है, तो एक बार NAB एक बार NAB cos 90। अब EMF का मैग्नीट्यूड निकाल लो आप। EMF इज व्हाट, डी फाई बाई डी टी। डी फाई मतलब चेंज इन द फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये मैंने चेंज इन द फ्लक्स निकाल लिया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, क्योंकि आंसर नेगेटिव में तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ही पूछा है EMF का। तो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी कर लेते हैं। तो डी टी सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, डी फाई और डी टी को। तो अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 0.02 वोल्ट। दिस इज द आंसर। Let us move on to the next question, that is question number 9. In which of the devices the eddy current is not used? Eddy current is not used. इसमें से कौन से डिवाइस में एडी करंट यूज़ नहीं होता? तो आप सब जानते हैं इंडक्शन फर्नेस मैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करेगा तो एडी करंट होगा ही। इनफैक्ट सिर्फ एक ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एडी करंट यूज़ नहीं होता, वो होता है इलेक्ट्रिक हीटर। बिकॉज इलेक्ट्रिक हीटर वर्क्स ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो एडी करंट्स का कोई काम नहीं होता हीटर में, बिकॉज हीटर में मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से थोड़ी काम करता है। एडी करंट्स विल बी जनरेटेड ओनली इफ देर इज मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन था। और लेट मी टेल यू दैट 2020 में सारे क्वेश्चंस एसी सर्किट्स के पूछे हुए थे, EMI का कोई क्वेश्चन नहीं आया था। सो इस तरह से हमने EMI ख़त्म कर दिया। और याद रखना, इसके साथ ही मैंने नीट 2013 से लेके 2020 तक के जितने भी MCQs थे सारे चैप्टर्स के ख़त्म कर लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।